Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all to the lecture number 24 of our module Global Marketing. This lecture will be part 2 of chapter Pricing for International and Global Markets. Part 1 of this chapter has been covered in our last lecture, that is lecture number 23rd. Before we proceed, let's have a look at what we covered in our last lecture. Profit and cost factors that affect pricing. In our last lecture, we started our chapter with discussion of those factors जो कि हमारी प्राइस प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की उसको अफेक्ट कर सकती है. उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो था या सबसे बेसिक फैक्टर दैट इज़ एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट, कि कितना आप प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, एंड द कॉस्ट जो आप इनकर करते हैं ऑन योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज. सो हमने बात की थी कि एनी इफेक्टिव प्राइसिंग पॉलिसी वो स्टार्ट होती है विथ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ के क्या कॉस्ट हम इनकर करते हैं या क्या कॉस्ट होगी किसी भी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की, प्रोड्यूस करने की, डिस्ट्रीब्यूट करने की, प्रमोट करने की, एंड हमारे प्रॉफिट के टारगेट्स क्या हैं. उसकी बेस पे हम प्राइसिंग करते हैं. इसलिए अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉस्ट एलिमेंट्स जो कॉस्ट से रिलेटेड होते हैं कैन बी कंसिडर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ सक्सेसफुल इंटरनेशनल प्राइसिंग स्ट्रेटजी. हम जब ये बात कर रहे थे अपनी प्रॉफिट और कॉस्ट फैक्टर्स की, तो हमने इसमें डिस्कस किया था कि हम कॉस्ट को यूजुअली 2 हेड्स में डिवाइड करते हैं, एक फिक्स्ड कॉस्ट एंड सेकंड वाज वेरिएबल कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट की जब आपने बात की थी तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि ये चेंज नहीं होती ओवर द गिवन रेंज ऑफ आउटपुट. अगर आप 1 यूनिट बनाएं या 1000 यूनिट बनाएं, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी ही इनकर होगी. इसमें क्या होता है, क्या इंक्लूडेड होता है? इसमें आपकी जो रेंट है बिल्डिंग का, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इंक्लूडेड होती है. अगर आपने बिल्डिंग ली है तो उस बिल्डिंग में आप 1 यूनिट बनाएं या 1,00,000 यूनिट बनाएं, रेंट उसका आपको देना पड़ेगा. देन सैलरी ऑफ स्टाफ, सैलरी ऑफ सीईओ, सैलरी ऑफ डायरेक्टर्स एंड सैलरी ऑफ अदर मैनेजर्स. आप यूनिट 0 बनाएं या 100 बनाएं या 1000 बनाएं, उनको सैलरीज देनी होंगी आपको. वेरिएबल कॉस्ट क्या था? वेरिएबल कॉस्ट ये वेरी करती थी, ये तब्दील होती थी विद द आउटपुट. जितना आप ज्यादा बनाएंगे कोई प्रोडक्ट, वेरिएबल कॉस्ट उतनी ज्यादा इनकर होगी. अगर आप 1 यूनिट बनाते हैं तो जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो डिफरेंट होगी, एंड 1000 यूनिट्स बनाते हैं तो उसमें एनर्जी डिफरेंट कंज्यूम होगी. सो दैट इज वेरिएबल कॉस्ट, एनर्जी की कॉस्ट जो है. सो हम दोनों की बेस पे डिसाइड करते हैं कि हमारी कॉस्ट क्या होगी, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. अच्छा, कॉस्ट जो कंपोनेंट्स हैं ये चेंज होते रहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर एक्सपोर्ट वॉल्यूम न्यू आउटपुट ऐड कर देता है टू द प्लांट, अ कंपनी में अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल, जिससे रिजल्ट क्या होगा? रिडक्शन इन कॉस्ट. अगर नंबर ऑफ यूनिट्स
ज्यादा आपको बनाने पड़ते हैं, आपको नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर ज्यादा करने पड़ते हैं, तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी डिक्रीज होगी। पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज होने का क्या मतलब है कि एक यूनिट पे जितनी आपकी कॉस्ट आ रही है वो कम होती जाएगी। देखिए, आप एक यूनिट बनाते हैं फिक्स्ड कॉस्ट तब भी आपको पे करनी है, अगर 1 लाख यूनिट बनाते हैं तब भी फिक्स्ड कॉस्ट उतनी पे करनी है। तो बेटर है कि 1 लाख यूनिट बनाएं, ज्यादा यूनिट्स बनाएं, तो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट सबके ऊपर डिवाइड हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो पर यूनिट कॉस्ट हमें कम पड़ेगी। इसके अलावा और क्या कॉस्ट्स हैं जो कि इंक्लूड होती हैं, आपकी प्राइसिंग कंसिडर करते हुए आप उसमें इंक्लूड करते हैं। उसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। ट्रांसपोर्टेशन जो इंटरनेशनल मार्केटिंग में ऑफन आपको पता कि होता ही आपका प्रोडक्ट एक जगह पे मैन्युफैक्चर और उसको ट्रांसफर किया जाता है टू अनदर प्लेस थ्रू सेवरल मैकेनिज्म। हम डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे कि क्या क्या मैकेनिज्म है थ्रू विच हम प्रोडक्ट अपनी एक लॉजिस्टिक की हेल्प से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करते हैं। सो शिपमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स होती हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। द कॉस्ट ऑफ शिपिंग कैन बिकम एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरनेशनल प्राइसिंग स्ट्रेटजी फॉर फर्म। अब जो कमोडिटीज हैं जो कि आप डेली बेसिस पे यूज करते हैं, समटाइम्स आपका जो बायर है वो बाय ही इसीलिए करता है कि कहां पे उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम इनकर करनी पड़ रही है। फॉर मोर एक्सपेंसिव एंड डिफरेंशियल प्रोडक्ट्स जो कि आपके लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं, शॉपिंग गुड्स होते हैं, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रिप्रेजेंट ओनली अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट। उसमें इतनी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट का इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं होता, उसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं होती क्योंकि वो आप ऑलरेडी हाई प्राइसेस पे सेल करते हैं। देन हमने टैरिफ्स की बात की। टैरिफ्स भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉस्ट है, इस पे हमने डिस्कशन की थी। अगर आपको याद हो कि जब प्रोडक्ट्स बॉर्डर्स के पार, नेशनल बॉर्डर के अक्रॉस ट्रांसफर की जाती हैं, मूव की जाती हैं, ट्रांसपोर्ट की जाती हैं, टैरिफ्स आपको पे करना पड़ता है, टैरिफ्स आपको देना पड़ता है। टैरिफ्स क्या है? टैरिफ्स आर यूजुअली levied on landed costs of a product which include shipping cost to the importing country. ये इट्स काइंड ऑफ टैक्स ही होता है, टैरिफ जो कि आपको पे करना पड़ता है। अच्छा, टैरिफ जो कि नॉर्मली एक्सेस किए जाते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ लैंडेड वैल्यू के, जो प्रोडक्ट लैंड कर रही है उसकी क्या वैल्यू है, उसके बेस पे आप टैरिफ चार्ज करते हैं। अब टैरिफ कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकती हैं टू द फाइनल कंज्यूमर, इंक्रीज करके प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं। टैरिफ्स रिपल इफेक्ट क्रिएट करते हैं, सो डबल ट्रिपल हो जाता है आपके प्राइस, एट द एंड फाइनल कंज्यूमर को जो पे करना पड़ता है। अब जो इंटरमीडिएट्स होती हैं, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह, रिटेलर्स, या वो सेल सब्सिडरीज हैं या इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, वो टैरिफ इंक्लूड करते हैं इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पे। वो अपनी जेब से टैरिफ्स नहीं पे करते। एट द एंड होता क्या है, ये अमाउंट जो टैरिफ की है ये चार्ज की जाती है टू द कंज्यूमर, कंज्यूमर को पे करना पड़ता है अपनी जेब में से उस टैरिफ को। देन हमने बात की थी समटाइम्स जो कंपनीज हैं वो ट्राई करती हैं कि अपनी प्रोडक्ट को रिक्लासिफाई करा के उसको उस क्लास में पार्ट बनाना प्रोडक्ट की जहां पे टैरिफ्स कम है, रिक्लासिफाई करती हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द टैरिफ। अगर
एसयूवी पे टैरिफ इंक्रीज होता है स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल या 4x4 में, तो कंपनीज जो कि 4x4 बनाती हैं, जीप या लैंड क्रूजर वगैरह जो ब्रांड है टोयोटा का, या रेंज रोवर, वो कोशिश ये करेंगी कि अपनी गाड़ियों को इंस्टेड ऑफ 4x4 क्लासिफाई कराने के उसे कार, सीडान या कुछ और कैटेगरी ऑफ ऑटोमोबाइल में उसको रजिस्टर कराएं, ताकि उसको एसयूवी ना कंसिडर किया जाए, कुछ और कंसिडर किया जाए और टैरिफ उस पर रिड्यूस हो। टैक्सीज की बात की थी कि टैक्सीज इज आल्सो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो कि पार्ट ऑफ कॉस्ट होता है। लोकल टैक्सीज जो कि अफेक्ट करते हैं फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स को, उस पर भी हमने बात की थी। वैरायटी ऑफ टैक्सेस could be charged या could be imposed on a product, on a service। सबसे कॉमन जो था कि वैल्यू एडिड टैक्स था, जिसके ऊपर हमने डिस्कशन की थी अपने लास्ट लेक्चर में। फिर डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट काइंड ऑफ टैक्सेस जो कि वो इम्पोज करते हैं टू द सेलर्स और पे करने पड़ते हैं उन्हें। लोकल प्रोडक्शन कॉस्ट एक और कॉस्ट का हेड था जो कि आपको कंसिडर करना पड़ता है व्हाइल डिसाइडिंग अबाउट योर प्राइसिंग। इस पे रॉ मटेरियल की प्राइसेस, वेजेस, एनर्जी और फाइनेंसिंग, ये कंट्री टू कंट्री वेरी करता है। किसी एक कंट्री में हो सकता है एनर्जी की प्राइसेस कम हो, मे बी किसी और कंट्री में एनर्जी की प्राइसेस ज्यादा हो। सो ये कंट्री टू कंट्री थिंग्स वेरी करती हैं। सो आप जिस कंट्री में आप उसके बेस पे अपनी ये कॉस्ट कंसिडर करेंगे। और बहुत सारी कंपनीज कोशिश करती हैं कि दे मूव टू अ सर्टेन प्लेस, अ सर्टेन कंट्री वेयर ये वाली जो कॉस्ट है, ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट है, ये कम हो। इसका क्या फायदा होगा? मैन्युफैक्चरिंग जो आप कर रहे हैं गुड्स की, वो चीप होंगी, उसकी कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कम होगी। अल्टीमेटली इसका बेनिफिट कस्टमर को पहुंचेगा। इस पे हमने इन डिटेल अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी। एंड लास्ट जो कि हमने बात की थी कि प्रॉफिट एंड कॉस्ट फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करता है प्राइसिंग, वो चैनल्स की कॉस्ट थी। जो चैनल, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, होलसेलर्स, रिटेलर्स, एजेंट्स, सेल सब्सिडरीज वगैरह, एजेंट्स वगैरह, ब्रोकर्स, ये सारे, उसकी भी आप जो मार्जिन्स वो रखते हैं वो भी कंसिडर करने पड़ते हैं आपको कॉस्ट में। चैनल्स को सपोर्ट करने के लिए आप जो एफर्ट्स करते हैं उसको भी आप कंसिडर करते हैं कॉस्ट का पार्ट। सो चैनल कॉस्ट कब ज्यादा होती है? जब चैनल की लेंथ ज्यादा होती है, जब डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन ज्यादा होते हैं, एंड लॉजिस्टिक्स पे आपको ज्यादा कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है। सो जितनी लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज ज्यादा होंगी, जितने चैनल में, मार्केटिंग चैनल में या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में पार्टीज ज्यादा होंगी, उतनी ज्यादा प्राइस होगी, क्योंकि कॉस्ट उतनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है। देन हमने मार्केट फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं प्राइसिंग को, उस पर भी हमने बात की थी। इस पे सबसे पहला जो हमने डिस्कस किया था वो इनकम लेवल था। सो आपका किसी भी कंट्री का जीडीपी, जीएनपी, ये सारा अफेक्ट करता है आपकी प्राइसिंग को। देन कितनी डिस्पोजेबल इनकम लोगों के पास है। डिस्पोजेबल इनकम क्या था, इस पे हमने बात की थी कि दैट अमाउंट जो कि हमारे पास बच जाती है अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा करने के बाद। जब आप अपनी बेसिक नेसेसिटीज से रिलेटेड थिंग्स परचेज कर लेते हैं तो जो पैसे आपके पास बच जाते हैं वो आपकी डिस्पोजेबल इनकम होती है। वो आप लग्जरीज पे, अपनी इंजॉयमेंट से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड थिंग्स पे आप स्पेंड कर सकते हैं। और डिस्पोजेबल इनकम कंट्री टू कंट्री वेरी करती है। देन हमने सेकंड फैक्टर जो देखा था बायर पावर है, कि बायर पावर इंपॉर्टेंट होती है टू सप्लायर फर्म
and in turn these buyers can demand high or low prices based on their power to purchase a product. जहां पे बायर्स की पावर ज्यादा होगी वहां पे वो डिक्टेट कर सकते हैं, अपनी टर्म्स कंडीशंस रख सकते हैं। खासतौर ये B2B मार्केटिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जहां पे बायर स्ट्रांग होगा आपको उसकी कंडीशंस माननी पड़ेंगी, आपको प्राइसेस रिड्यूस करनी पड़ेंगी। जहां पे बायर कमजोर है वहां पे आप प्राइसेस इंक्रीज कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हमने इस पर मार्केट फैक्टर्स में डिस्कस किया था, दैट वाज आपकी कंपटीशन। हमने इस पर डिस्कस किया था कि जहां पे मोनोपोली होगी, वेयर देयर आर टू मेनी सेलर्स इन द मार्केट, वहां पे आप प्राइसेस डिक्रीज करनी पड़ती हैं, आपको कंपटीशन के लेवल पे रखनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ज्यादा प्राइसेस चार्ज करें और बाकी लोग कम चार्ज करें। हाँ, बट वेयर देयर आर ओनली फ्यू सेलर्स, मोनोपोली है, एक दो सेलर्स है, तो वहां पे प्राइसेस वो हाई चार्ज करते हैं और कर सकते हैं। एनवायरमेंटल फैक्टर्स में हमने एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस की बात की थी कि जो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस हैं, डॉलर टू रुपी कन्वर्जन और इनमें डिफरेंसेस या रुपी टू पाउंड डिफरेंसेस, ये सारी भी आपके प्राइस की मूवमेंट को प्रिडिक्ट करते हैं। देन इन्फ्लेशन रेट्स के राइजिंग ट्रेंड ऑफ प्राइसेस, जैसे इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होगा वहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज करेंगी, जहाँ पे इन्फ्लेशन रेट कम वहाँ पे प्राइसेस डिक्रीज करती हैं। देन हमने प्राइस कंट्रोल्स की बात की थी कि कुछ कंट्रीज में गवर्नमेंट या रेगुलेटरी एजेंसीज वो प्राइस किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की उसको कंट्रोल करते हैं, वो उस पर दे कीप एन आई ऑन इट एंड दे डोंट लेट द सेलर डिसाइड अबाउट हाउ मच दे गोना चार्ज फॉर एनी प्रोडक्ट और सर्विस। वहां पे उनका बहुत कंट्रोल होता है। जैसे कि कनाडा, जापान और यूरोपियन स्टेट्स में फार्मास्यूटिकल फर्म्स पे बहुत कंट्रोल है। देन डंपिंग की रेगुलेशंस। डंपिंग क्या था, हमने डंपिंग के बारे में डिस्कस किया था कि आप अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट से बिलो सेल करते हैं किसी भी कंट्री में, उसको डंपिंग कहते हैं। ये यूजुअली इलीगल कंसिडर किया जाता है, लेकिन इसका भी इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है किसी भी प्राइस पे, क्योंकि प्राइस उसकी बहुत डिक्रीज कर जाती है, लो होती है, क्योंकि आप उसको कॉस्ट से बिलो सेल कर रहे होते हैं। सो डंपिंग की रेगुलेशंस का भी इफेक्ट होता है। सो ये हमारा पार्ट ऑफ डिस्कशन था लास्ट लेक्चर में। लेट्स सी व्हाट वी विल डिस्कस इन अवर टुडेज लेक्चर। मैनेजरियल इश्यूज इन ग्लोबल प्राइसिंग। नाउ के हम दैट के वी हैव जनरली डिस्कस्ड अबाउट कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल प्राइसिंग। अब हम देखते हैं कि मैनेजरियल इश्यूज क्या हैं, दोज मैटर्स जो कि रिक्वायर करते हैं कांस्टेंट मैनेजमेंट अटेंशन एंड परमानेंटली कभी भी ये रिजॉल्व नहीं होते। दीज इश्यूज इंक्लूड एक्सपोर्ट प्राइस एस्केलेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग, quoting price in foreign currencies, parallel markets, uniform pricing strategies, and managing counter trade. So हम स्टार्ट करते हैं एक्सपोर्ट प्राइस एस्केलेशन से या मैनेजिंग एक्सपोर्ट प्राइस एस्केलेशन। हमने जो अपने लास्ट लेक्चर में एडिशनल कॉस्ट डिस्क्राइब की हैं, जो डिस्कस की हैं, वो इंक्रीज हो सकती हैं एंड एंड यूजर जो प्राइस होगी जो एक्सपोर्ट के बाद एंड यूजर को पे करना पड़ेगी वो डोमेस्टिक प्राइसेस से भी इंक्रीज कर जाएंगी, वो ड्रास्टिकली डिफरेंट होंगी फ्रॉम द प्राइसेस जो कि आप डोमेस्टिकली चार्ज कर रहे हैं। ये जो फिनोमेना है इसे हम एक्सपोर्ट प्राइस एस्केलेशन कहते हैं कि एक्सपोर्ट जो आप गुड कर रहे हैं उसमें एडिशनल कॉस्ट आपकी इतनी ज़्यादा आ जाती है
कि आपकी डोमेस्टिक प्राइसेस से ज़्यादा आपकी एक्सपोर्ट जो गुड्स करते हैं आप उनकी प्राइसेस हो जाती हैं। अब ये कंपनी को फोर्स कर सकती हैं टू अडॉप्ट आइदर ऑफ टू स्ट्रेटजीज, दो स्ट्रेटजीज में से वो कोई एक अडॉप्ट कर सकती है कंपनी। फर्स्ट ये है कि कंपनी may accept its price disadvantage and adjust the marketing mix to promote a luxury status। कंपनी ऐसा कर सकती है कि प्राइस जो उसकी इंक्रीज हुई है उसको किसी तरीके से वो जस्टिफाई करने की कोशिश करती है, और वो कोशिश करती है कि कंज्यूमर को बताए कि हम जो प्रोडक्ट आपको सेल कर रहे हैं ये नॉर्मल प्रोडक्ट नहीं है, ये एक लग्जरी गुड है। वो लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि दिस प्रोडक्ट इज लग्जरी प्रोडक्ट। एक तो ये आपके पास हो गई कि बाय अडॉप्टिंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रेटजी द कंपनी सेक्रीफाइसेस वॉल्यूम टू कीप हाई यूनिट प्राइस। अब वो कंपनी ऐसा करती है कि वॉल्यूम्स ऑफ गुड जो है वो इंक्रीज नहीं करती, उसको कम ही रखती है, बिकॉज उसने चार्ज करना होता है हाई प्राइसेस। फॉर एग्जाम्पल चाइना में पिज्जा हट ने, ये चाइना में जब लॉन्च हुआ तो पिज्जा हट फाउंड के इट्स टिपिकल प्राइस पर पर्सन फॉर अ रेस्टोरेंट मील वाज 40 to 50 RMB, जो कि उनकी करेंसी है चाइना की। वेयर एज अ वैल्यू डील जो मैकडोनल्ड्स का था वो 16 to 25 RMB का था। सो पिज्जा हट का प्राइस का डिफरेंस बहुत ज्यादा था फ्रॉम अदर फास्ट फूड। सो पिज्जा हट डिसाइडेड कि इट वाज डिजायरेबल टू पोजीशन इटसेल्फ एज कैजुअल डाइनिंग रेस्टोरेंट विद टेबल सर्विस रादर देन कंज्यूमर काउंटर सर्विस, जो कि काउंटर पे जाके आप खुद बाय करते हैं, टू डिफरेंशिएट इट्स ऑफरिंग फ्रॉम अदर मार्केट प्लेयर्स, जो कि बहुत सारी कंपनीज लाइक मैकडोनल्ड्स जो कि वहां पे सेल कर रही थी। अब वो डिफरेंशिएटेड सर्विस दे रहे थे, टेबल सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे रादर देन काउंटर सर्विस, जो कि फास्ट फूड पे नहीं होता था। देन दे वर चार्जिंग हाई प्राइसेस फॉर सच काइंड ऑफ सर्विस। अब डिफरेंशिएटेड सर्विस है, यूनिक सर्विस है, तो प्राइस भी हाई चार्ज करनी पड़ेगी। सो उन्होंने प्राइस का इतना डिफरेंस इस तरह हैंडल किया। दूसरा क्या वे है जिससे कि हम इसको टैकल कर सकते हैं एस्केलेशन ऑफ प्राइस को, इट इज के अ कंपनी में री इंजीनियर इट्स प्रोडक्ट्स टू बी लेस कॉस्टली और ग्रांट अ डिस्काउंट ऑन स्टैंडर्ड डोमेस्टिक प्राइस टू ब्रिंग द एंड यूजर प्राइस मोर इन लाइन विद प्राइसेस पेड बाय डोमेस्टिक कंज्यूमर्स। वो अपनी प्रोडक्ट को या तो इस तरह मॉडिफाई करता है कि उसकी प्राइस डिक्रीज हो, उसकी कॉस्ट डिक्रीज हो, उसमें कंपोनेंट्स इस तरह के यूज करता है, उसमें जो पार्ट्स इस तरह की यूज करता है कि वो डोमेस्टिक कस्टमर्स जो जितना पे करें उतना उसकी प्राइस आ जाए, उस लेवल पे आ जाए। अब इस तरह के डिस्काउंट्स जो हैं ये जस्टिफाई किए जा सकते हैं अंडर अ स्ट्रेटजी ऑफ मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, जो कि आप डिस्काउंट्स दे रहे हैं कस्टमर को, इसमें आप जस्टिफाई कर सकते हैं। आल्सो एक्सपोर्ट सेल्स में जनरेट ग्रेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन प्रोडक्शन thus covering the lower export prices। अब ज्यादा प्रोडक्ट आपकी सेल होना स्टार्ट हो गई तो अब क्या है, आपकी नंबर ऑफ यूनिट्स जो आप बना रहे हैं वो इंक्रीज हो जाएंगी। वो जब इंक्रीज होंगी इकोनॉमीज ऑफ स्केल आपको अचीव करने में इजी आप फील करेंगे, यू वुड बी एबल टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। अब बिकॉज ऑफ रिड्यूस्ड मार्केटिंग कॉस्ट at the manufacturer's level, particularly when foreign distributor is used, an export price equal to domestic price is often not justified। जब आप फॉरेन डिस्ट्रीब्यूटर भी यूज करें और मार्केटिंग कॉस्ट भी आप रिड्यूस करें तो मे भी थोड़ा सा डिफरेंस उसमें आए, ये जस्टिफाई ना कर सके कि क्यों डोमेस्टिक प्राइस और एक्सपोर्टेड गुड की प्राइस सेम है। ताहम लीगल लिमिट्स जो कि एंटी डंपिंग से रिलेटेड है, ये आपको प्राइस रिडक्शन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करें आपको। दे मे स्टॉप यू टू रिड्यूस प्राइस एट सर्टेन पॉइंट, जो कि उससे नीचे आपको नहीं करने देंगी। वो सोचेंगे अथॉरिटीज के आप डंपिंग कर रहे हैं,
आप सेल कर रहे हैं गुड बिलो द कॉस्ट ऑफ दैट गुड। देन एक और जो मैनेजरियल इशू आप फेस करते हैं व्हेन डिसाइडिंग अबाउट ग्लोबल प्राइसिंग इज डिटरमाइनिंग ट्रांसफर प्राइसेस। अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टेक्स प्लेस बिटवीन सब्सिडरीज ऑफ द सेम कंपनी। कंपनी की जो अपनी सब्सिडरीज हैं उनके दरमियान ज्यादा बिजनेस होता है जब आप इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे कंपनी सेल कर रही होती है प्रोडक्ट्स या सर्विसेज। इट इज एस्टिमेटेड दैट इन हाउस ट्रेडिंग बिटवीन सब्सिडरीज अमाउंट्स या अकाउंट्स फॉर 1/3 ऑफ वॉल्यूम अमंग द वर्ल्ड्स 800 लार्जेस्ट मल्टीनेशनल्स। ये इन हाउस जो ट्रेडिंग है ये सबसे ज्यादा होती है और सबसे ज्यादा इसका पार्ट होता है जो कि इंटरनेशनल ट्रेड हो रही होती है। अब जो इंटरनेशनल जो ट्रांसफर प्राइस है ये क्या चीज होती है? इट इज द प्राइस जो कि पेड की जाती है बाय इंपोर्टिंग और बाइंग यूनिट ऑफ अ फर्म टू एक्सपोर्टिंग यूनिट ऑफ द सेम फर्म। ये इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइस कोई भी कंपनी की अपनी दो सब्सिडरीज जो कि बाय कर रही हैं या इंपोर्ट कर रही हैं किसी यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट को एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, ये वो पे की जाती है, उसको हम इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइस कहते हैं। फॉर एग्जांपल यूएस मार्केटिंग सब्सिडरी किसी भी ताइवानीज कंपनी की या फॉर एग्जांपल कंप्यूटर जो बना रहे हैं उस कंपनी की हम बात करते हैं, वो पे करेंगे ट्रांसफर प्राइस फॉर मशीन्स जो कि वो रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम ताइवान। ऐसे नहीं है कि ताइवान से वो उठा के कोई भी प्रोडक्ट अपनी ही कंपनी से लेकर अमेरिका में आ जाए। जो अमेरिका में ताइवान की वो कंपनी है सब्सिडरी, और जो ताइवान में, अगर ताइवान से अमेरिका वो अपनी सब्सिडरी को प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो जो अमेरिका में ताइवानीज कंपनी है वो उसको इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइस पे करेंगी। द एक्चुअल ट्रांसफर प्राइस में बी नेगोशिएटेड बाय द यूनिट्स इन्वॉल्व्ड और मे बी सेट सेंट्रली बाय इंटरनेशनल फर्म। ये दो सब्सिडरीज के दरमियान में भी हो सकता है नेगोशिएशन हो, या जो हेड ऑफिस है उस कंपनी का वो भी इसमें इन्वॉल्व होके कर सकता है कि कितना उनको चार्ज करना पड़ता है। अब हाउ दीज प्राइसेस आर सेट, ये इंटरनेशनल कंपनीज और गवर्नमेंट के लिए एक मेजर इशू बना हुआ है कि कैसे ये प्राइसेस डिसाइड की जाए। अब क्योंकि नेगोशिएशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्राइस ये रिप्रेजेंट नहीं करती बिटवीन इंडिपेंडेंट पार्टीज की जो नेगोशिएशन होती हैं, ये वैसी नहीं होती। दे रिजल्ट इनटू प्राइस डिफरेंस फ्रीक्वेंटली फ्रॉम द फ्री मार्केट प्राइसेस। काफी इसमें प्राइसेस आपको डिफरेंस नजर आएगा। कंपनीज में deviate from arm's length prices to maximize profit or to minimize risk and uncertainty. To pursue a strategy of profit maximization, a company may lower transfer prices for products shipped from some subsidiaries while increasing prices for products shipped to others in order to accumulate profit in countries where it is advantageous while keeping profits low elsewhere. अब ये भी एक बहुत अजीब सा फिनोमेना है कि कंपनीज अपनी किसी कंट्री में अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या करती हैं, वो अपनी ही कंपनी की सब्सिडरी किसी और कंट्री में जहां पे वो प्रोडक्ट कॉस्ट कम है वहां से वो प्रोडक्ट उठा सकती हैं, बाय कर सकती हैं और बाय करती हैं, और अपने कंट्री में जिसमें वो एग्जिस्ट करती हैं वहां पे लाके किसी और कंट्री में अपनी किसी और सब्सिडरीज को सेल कर देती हैं इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट। दिस इज अ बिग थिंग जो कि हो रही है। अब इस पे डिफरेंट टैक्स टैरिफ्स और सब्सिडी स्ट्रक्चर्स अमंग जो कंट्रीज में फ्रीक्वेंटली इनवाइट सच प्रैक्टिसेस, वो ऐसी प्रैक्टिसेस को जो है ना फ्रीक्वेंटली इनवाइट करते हैं। बाय accumulating more profits in a low tax country, a company lowers its overall tax bill by thus increasing profit. अब कंपनी ज्यादातर उस कंट्री में जहां पे टैक्सेस का रेशो बहुत कम है वहां पे ज्यादा से ज्यादा अपनी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके और वहां से
एक्सपोर्ट करके अपना प्रॉफिट्स को इंक्रीज करती रहती हैं कंपनीज। ये एक उनके लिए गुड वे टू इंक्रीज मैक्सिमाइज प्रॉफिट होता है। इसी तरह टैरिफ ड्यूटीज भी रिड्यूस की जा सकती हैं बाय कोटिंग लो ट्रांसफर प्राइसेस टू कंट्रीज विद हाई जो कि टैरिफ के साथ हैं। In cases where countries use a different exchange rate for transfer of goods from the used जो कि use कर रहा है that used for the transfer of capital or profits. This is a very important thing कि exchange of rate भी आपके prices को या जो transfer prices को उसको affect करता रहता है। Companies may also use the transfer price mechanism to minimize risk or uncertainty by moving profits or assets out of country with chronic balance of payment problems and frequent devaluations. अब companies के assets हैं, machineries हैं और different other things हैं, वहाँ पे may be किसी country में जिसमें वो काम कर रहे हैं वहाँ पे balance of payments का problem चल रहा है या devaluation हो रही है उनकी currency की बहुत ज़्यादा, तो कंपनीज इस रिस्क को मिनिमाइज करती हैं बाय मूविंग देयर प्रोडक्ट्स या अपने एसेट फ्रॉम दैट कंट्री टू एनी अदर कंट्री। अब क्योंकि रेगुलर प्रॉफिट रेमिटेंसेस में बी स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड इन सच कंट्रीज जहां पे ये काम कर रहे होंगे, मैनी फर्म्स सी हाई ट्रांसफर प्राइस एज द ओनली वे टू रिपेट्रिएट फंड्स एंड देयर बाय रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एसेट्स एट रिस्क। ये भी एक उनका मैकेनिज्म है कि अपने एसेट्स जो रिस्क पे हैं उसकी रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए वो हाई ट्रांसफर प्राइसेस उसको चार्ज करते हैं फॉर मूविंग देयर गुड फ्रॉम वन कंट्री टू एनी अदर कंट्री। अब ये सेम प्रैक्टिस यूज की जा सकती है अगर एक कंपनी एंटीसिपेट करती है कि पॉलिटिकल या सोशल डिस्टर्बेंस होगी उस कंट्री में या डायरेक्ट थ्रेट है प्रॉफिट कंपनी को थ्रू गवर्नमेंट इंटरवेंशन। इन एक्चुअल प्रैक्टिसेस कंपनीज चूज अ नंबर ऑफ अप्रोचेस टू ट्रांसफर प्राइसिंग। मार्केट बेस्ड प्राइसेस जो कि कंपनी की होती हैं प्रोडक्ट्स की वो इक्वल होती है टू दोज नेगोशिएटेड बाय इंडिपेंडेंट कंपनीज और एट आर्म्स लेंथ। अब हमने अभी जो ट्रांसफर प्राइसेस की देखी बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारी इश्यूज, उसमें से कुछ इंटरनल थे और कुछ एक्सटर्नल। इंटरनल तो आपके प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन किस तरह करते हैं, आप कैसे कॉस्ट को रिड्यूस करते हैं, एंड देन एक्सटर्नल जो गवर्नमेंट या पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस या सोशल डिस्टर्बेंस या बैलेंस ऑफ पेमेंट का प्रॉब्लम या इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस की बेस पे वो आपको करने पड़ते हैं। इंटरनल कंसिडरेशंस की रिगरस यूज ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग जो है mechanism to reduce companies income taxes and duties or to maximum profits in strong currency areas can create difficulties for subsidiary managers whose profits are artificially reduced। अब वो जो subsidiaries हैं जिनके profits artificially आप reduce करते हैं उनके लिए बहुत सारी difficulties create हो जाती हैं income tax या duties की वजह से या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की स्ट्रेटजीज की वजह से। इट मे बी हार्ड टू मोटिवेट मैनेजर्स व्हेन द डायरेक्ट प्रॉफिट इंसेंटिव इज रिमूव्ड। जब आप डायरेक्ट प्रॉफिट इंसेंटिव को रिमूव कर देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है, मैनेजर्स मोटिवेट नहीं होते। फर्दर मोर कंपनी रिसोर्स एलोकेशन में बिकम इनएफिशिएंट, उस कितना रिसोर्स किस जगह लगाते हैं ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, वो इनएफिशिएंट हो सकता है क्योंकि फंड्स जो कि अप्रोप्रिएटेड टू यूनिट्स हुज प्रॉफिट्स आर आर्टिफिशियली इंक्रीज्ड, वो फंड्स आप उन यूनिट्स पे लगा देते हैं जिनका प्रॉफिट आर्टिफिशियली आप इंक्रीज कर रहे होते हैं। कन्वर्सली resources may be denied to subsidiaries whose income statements were subject to transfer price induced reductions। ये सारे फंड्स कहाँ पे जा रहे होंगे, ये वहाँ पे जा रहे होंगे जहाँ पे प्रॉफिट को आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफर प्राइस जो मैकेनिज्म आप यूज कर रहे हैं। आप उसको नहीं देते जो कि एक्चुअली प्रॉफिट अर्न कर रहा होता है प्रोडक्ट, आप उसके मैनेजर्स को सपोर्ट नहीं करते, वो मोटिवेट
नहीं होंगे। सो ये इंटरनल कंसिडरेशन है जो कि आपको फेस करनी पड़ती हैं। जनरली इस पे एग्री किया जाता है कि ट्रांसफर प्राइसिंग जो मैकेनिज्म है इट शुड नॉट बी यूज्ड फॉर रिसोर्स एलोकेशन, ये रिसोर्स एलोकेशन के लिए इसको नहीं यूज करना चाहिए। द गेन्स इनकर्ड थ्रू टैक्स सेविंग्स में इजिली बी लॉस थ्रू अदर इनएफिशिएंसीज, जो आप एक जगह से बचत कर रहे हैं वो मे बी आपको लॉस की सूरत में आप उसको फेस करें, जो कि इनएफिशिएंसीज के थ्रू आपको फेस करना पड़ता है। एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स हम देखते हैं कि गवर्नमेंट्स वो समटाइम्स इसको फेवर नहीं करती ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म को, जो आपके रिड्यूसिंग करते हैं आपके टैक्स रेवेन्यूज को, उस गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यूज को रिड्यूस कर देता है, इसलिए गवर्नमेंट इसको बैक नहीं करती और उसको सपोर्ट नहीं करती, उसको फेवर नहीं करती। सो वो देखते रहते हैं कि कहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग अरेंजमेंट हो रहा है। लाइक ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया में all have formal transfer pricing arrangement, and China, India, New Zealand all have informal programs. However, इसमें देखने वाली बात यह है कि strengthening of government regulations all over the world इसने necessary कर दिया है कंपनीज को कि वो बताएं कि क्यों वो ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो दे हैव टू डिफेंड देमसेल्फ, अपने आप को डिफेंड करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा गवर्नमेंट्स को कि ट्रांसफर प्राइसिंग क्यों यूज कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। डीलिंग विद पैरेलल इंपोर्ट्स और ग्रे मार्केट्स एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट मार्केट एंड कंपेटिटिव फैक्टर्स, international marketers often choose to sell the same product at different prices in different national markets. बहुत सारे different factors की वजह से same product आपकी firm international market में different prices पे sell करती है। अब जब ये ऐसे डिफरेंसेस प्राइस के बहुत ज़्यादा हो जाएं, लार्ज हो जाएं, इंडिविजुअल बायर्स या इंडिपेंडेंट एंटरप्रेन्योर्स वो स्टेप इन करता है एंड दे स्टार्ट बाइंग प्रोडक्ट्स इन लो प्राइसेस। उस कंट्रीज में जहाँ पे लो प्राइसेस पे वहाँ पे वो बाय करना स्टार्ट कर देते हैं एंड देन वो री एक्सपोर्ट करते हैं टू हायर प्राइस कंट्रीज में, ताकि वहाँ से वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। अब ऐसा क्यों वो करते हैं? ये सारा प्राइस डिफरेंसेस की बेस पे होता है। एक कंट्री में वो सस्ती प्रोडक्ट है, दूसरी कंट्री में वो महंगी सेल हो रही होती है। सो एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, वो कंट्री जहाँ पे वो प्रोडक्ट चीप सेल हो रही होती है वो वहाँ से बाय करते हैं और वो एक्सपोर्ट करते हैं टू द कंट्री वेयर द प्रोडक्ट इज एक्सपेंसिव। अब ये जो बिहेवियर है ये क्रिएट कर देता है ग्रे मार्केट या पैरेलल इंपोर्ट्स को, बिकॉज दीज इंपोर्ट्स टेक प्लेस आउटसाइड ऑफ रेगुलर चैनल्स कंट्रोल्ड बाय ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर और कंपनी ओल्ड सेल्स सब्सिडरीज। अब जो कंपनी अपनी प्रोडक्ट किसी कंट्री में सेल कर रही होती है, अब ये उसके पैरेलल डिफरेंट एंटरप्रेन्योर्स किसी और कंट्री में से सेम प्रोडक्ट उठा के, सेम ब्रांड उठा के वो उस कंट्री में सेल कर रहे, तो कंपनी के कंट्रोल में नहीं होता। कंपनी को उससे या उसकी सब्सिडरीज को उससे प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है। वो प्रोडक्ट किसी और कंट्री से मूव होके उस मार्केट में सेल हो रहा होता है। कंपनीज को ये बहुत बुरा लगता है पैरेलल इंपोर्ट का मैकेनिज्म, और ये हर्ट करता है रिलेशनशिप विद ऑथोराइज्ड डीलर्स। कंपनी के डीलर्स जो ऑथोराइज होते हैं वो कंप्लेंट करते हैं कि हम यहाँ पे आपको प्रोडक्ट आपका अपने पास कैरी कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, हमने शोरूम्स ओपन किए हुए हैं, हमने रिटेल आउटलेट ओपन किए हुए हैं, हम अपनी कॉस्ट इनकर करें, लेकिन आपका प्रोडक्ट किसी और चैनल के थ्रू हमारे कंट्री में आ रहा है और यहाँ पे आपकी प्रोडक्ट सेल हो रही है। सो कंपनी के रिलेशनशिप उसके डीलर के साथ, कंपनी के रिलेशनशिप उसके डीलर के साथ वो हर्ट होते हैं। पैरेलल इंपोर्ट्स आर आल्सो क्रेडिटेड विद adding to Coca-Cola's public relation difficulties subsequent to a product harm crisis in Europe. अब यूरोप में कोका कोला का ये
बहुत फेस करना पड़ा प्रॉब्लम जब पैरेलल इंपोर्ट्स कोका कोला की स्टार्ट होगी, और वो क्राइसिस के तौर पे उसने उसको हैंडल किया। हुआ क्या, कंपनी ने शुरू कर दिया प्रोडक्ट रिकॉल आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ कोक ड्रिंकर्स कंप्लेंट ऑफ गेटिंग सिक। अब बहुत सारे कोक के जो बायर्स थे उन्हें वो सिकनेस होना स्टार्ट होगी, दे स्टार्टेड फीलिंग वेरी बैड। तो कंपनी ने सारी कोक मार्केट से रिकॉल की, उसे वापस उठाना शुरू कर दिया। बदकिस्मती से ट्रैकिंग डाउन द क्वेश्चनेबल बेल्जियम प्रोड्यूस्ड कोक वाज कॉम्प्लिकेटेड। ये इतना इजी नहीं था कंपनी के लिए कि वो बेल्जियम में जो प्रोड्यूस की है कोक उसको ट्रैक करे कि कहां से कैसे आई। इट बिगेन शोइंग अप इन places it shouldn't have been such as Spain, Germany and United Kingdom। वो बेल्जियन कोक डिफरेंट प्लेसेस पे वो ड्यू टू पैरेलल इंपोर्ट्स वहां पे स्टार्ट होगी सेल होना, जिसमें यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, जर्मनी वगैरह इंक्लूडेड थे। लेकिन ये कोई सरप्राइज की बात नहीं थी, क्योंकि ग्रे मार्केट सॉफ्ट ड्रिंक्स के लिए यूके में बहुत बड़ी है। 20% ऑफ द मार्केट का शेयर ग्रे मार्केट के पास है। बहुत सारे इंपोर्टर उन कंट्रीज में से कोक उठाते हैं जो जहां पे बहुत चीप है, सस्ती है, और वो यूरोपियन कंट्रीज में उसको सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्रे मार्केट्स अंडरमाइन अ कंपनीज एबिलिटी टू चार्ज डिफरेंट प्राइसेस इन डिफरेंट मार्केट्स इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज ग्लोबल प्रॉफिट। सबसे खास बात तो ये है कि कंपनी की एबिलिटी टू चार्ज डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट कंट्रीज में, उसको ये ग्रे मार्केट्स अफेक्ट करती हैं, उसको रिड्यूस करती हैं, उसे हर्ट करती हैं, और कंपनी हाई प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता ड्यू टू दीज ग्रे मार्केट्स। लेकिन लीगल अटेम्प्ट्स की जा रही हैं, गवर्नमेंट वर्क कर रही है, कंपनीज वर्क कर रही हैं कि वो किसी तरीके से पैरेलल इंपोर्ट्स को स्टॉप करें और किसी तरीके से उसको कंट्रोल करें। पैरेलल इंपोर्टिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है डिफरेंट रीजन्स में। यूरोपियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में खास तौर पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जहां पे प्राइसेस जो प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन की हैं वो यूजुअली सेट की जाती हैं बाय नेशनल गवर्नमेंट्स। अब होलसेलर्स दे बाय ट्रक लोड्स ऑफ मेडिसिन। अब उसमें ब्रांडेड होती हैं यूजुअली, कैंसर से रिलेटेड, अल्सर से रिलेटेड ड्रग्स, लेकिन ये बार्गेन प्राइस पे बाय कर लेते हैं कंट्रीज में से, जैसे कि स्पेन है, पुर्तगाल है। लेकिन जब रीसेल करते हैं कंट्रीज में जैसे कि जर्मनी है, ब्रिटेन में, वहां पे ये हाई प्राइसेस चार्ज करते हैं। अब वहां पे प्राइसेस यूजुअली इन ड्रग्स की हाई होती हैं एज कंपेयर टू कंट्रीज लाइक पुर्तगाल एंड जो के और कंट्रीज हैं यूरोप के, स्पेन, ये वहां से उठा लेते हैं हाई प्राइस लो प्राइस कंट्री से, और सेम प्रोडक्ट वो सेल करते हैं हाई प्राइस कंट्रीज में यूरोप के। स्नोफी एक सनाफी सिंथेलेबू कंपनी है, उसने एस्टिमेट किया कि 80% उसकी जो ब्रिटिश सेल्स हुई है, जो यूके में सेल हुई है उसकी प्रोडक्ट की, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, ब्लड प्रेशर ट्रीटमेंट से रिलेटेड, वो कहती है कि पैरेलल इंपोर्ट्स की वजह से हुई है। अब उसको बहुत ज्यादा इससे नुकसान होता है, क्योंकि वो कंपनी मार्जिन जो के अर्न करना चाहती है वो अर्न नहीं कर पाती, हाई प्रॉफिट मार्जिन वो अर्न नहीं कर पाती। अब यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इसको रूल किया कि होलसेलर्स have the right to trade goods freely through the Europe regardless of different fixed prices among the various states। इसमें होलसेलर्स को प्रोटेक्ट किया यूरोपियन कोर्ट्स ने। उन्होंने कहा कि आप बाय कर सकते हैं किसी भी कंट्री से कोई भी प्रोडक्ट रिगार्डलेस ऑफ के क्या प्राइस डिफरेंस है। अब 1990 में बहुत सारे बायर्स ग्रुप ने भी ट्राई किया कि किसी तरीके से पैरेलल इंपोर्ट को यूके में रोका जा सके। उस पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि किसी तरीके से जो बेयर ग्रुप बहुत बड़ा मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स हैं जर्मनी के,
उन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से उसको रिड्यूस किया जाए, उन्होंने अपील्स की यूरोपियन कोर्ट में, बट अभी भी यूरोप में ये प्रॉब्लम बहुत सारी कंपनीज को फेस करना पड़ रहा है पैरेलल इंपोर्टिंग का। बट अब यूरोपियन यूनियन में जो कि यूरो के इंट्रोडक्शन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस किया जा चुका है, एक करेंसी हो गई है, इजी प्राइस कंपैरिजन हो गया फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, इसका एक बहुत फायदा हुआ है कि पैरेलल इंपोर्ट्स, जो पैरेलल प्राइसिंग है, पैरेलल ट्रेडिंग है, उसको किसी तरीके से रिड्यूस करने में इसने हेल्प की है। अब ग्रे मार्केट्स एक और फिनोमेना के थ्रू इनकरेज हो रही है, जिसे हम कहते हैं इंटरनेट। अब इंटरनेट इनेबल कर देता है बायर्स को टू कंपेयर प्राइसेस इजीली अक्रॉस कंट्रीज, वो कंट्री टू कंट्री डिफरेंट प्रोडक्ट्स की प्राइसेस कंपेयर कर सकता है और करता है। इन सम केसेस इंटरमीडिएट्स आर नॉट इवन नेसेसरी टू फ्यूल पैरेलल इंपोर्ट्स, वहाँ पे इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व होती ही नहीं है पैरेलल इंपोर्ट्स को इनकरेज करने के लिए, उसको इनिशिएट करने के लिए। मैनी ओल्डर कंज्यूमर जो कि हैं, बहुत सारे पुराने जो इंटरनेट यूज करने वाले कंज्यूमर्स हैं, इंटरनेट को यूज कर लेते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स लो प्राइसेस पे अपने किसी और कंट्री में से वो बाय कर लेते हैं। इससे क्या होता है, सेम प्रोडक्ट आप जो कि आपकी कंट्री में एक्सपेंसिव सेल हो रहा होता है, जो किसी ने थ्रू प्रॉपर मैकेनिज्म सेल कर रहा होता है अंडर द लॉज ऑफ योर कंट्री, और हाई प्राइस पे सेल हो रहा होता है, आप वो प्रोडक्ट किसी और कंट्री से चीप प्राइस में बाय कर लेते हैं सेम ब्रांड की। सो थ्रू इंटरनेट ये बहुत ज्यादा आजकल पॉसिबल हो चुका है और इजी भी हो चुका है। इसके अलावा फ्लक्चुएटिंग करेंसी वैल्यूज भी कंसिडर की जा रही हैं कि एक फैक्टर है जो कि प्राइसेस को या पैरेलल इंपोर्ट्स के मैकेनिज्म को फ्यूल कर रहा है। Even if prices are similar in two national markets, a change in relative values of their currency results in different prices and a consequent opportunity for arbitrage या ग्रे मार्केट वो क्रिएट कर देता है। दो कंट्री की अगर करेंसीज में डिफरेंस आ जाता है और वैल्यूज में डिफरेंस आ जाता है, देन वहां पे ये प्रॉब्लम हो सकता है कि वो पीपल स्टार्ट बाइंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम कंट्री जहां पे वैल्यू ऑफ करेंसी लो है और वहां पे सस्ती वो प्रोडक्ट उनको मिल रही हो। Once the problem of parallel imports arises, a firm may use a number of strategies in reactive way. अब आप क्या कर सकते हैं in order to tackle this problem of parallel imports या grey markets? अब उसमें आप एक वे है कि cutting prices in higher price markets in order to bring them to the level of जो कि डोमेस्टिक लेवल पे या किसी और कंट्री जहाँ पे लो लेवल पे प्राइसेस चार्ज हो रही हैं उस लेवल पे उसको लाने के लिए यहाँ पे आप लिमिट कर देते हैं सप्लाईज होलसेलर को इन लोअर प्राइस्ड मार्केट्स। वहाँ पे जहाँ पे लो प्राइस्ड मार्केट्स हैं वहाँ पे आप प्रोडक्ट कम सेल करना स्टार्ट कर देते हैं या डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड इवन एक्वायरिंग द डाइवर्टर्स इन्वॉल्व, जो कि डाइवर्टर होते हैं वो इन्वॉल्व जो होते हैं उनको भी आप एक्वायर कर लेते हैं। A firm can also promote to consumers any product differences that exist between authorized products and parallel imports. आप कंज्यूमर को ये भी बता सकते हैं कि जो प्रोडक्ट उनके कंट्री में अवेलेबल है वो डिफरेंट है एज कम्पेयर टू द प्रोडक्ट जो कि पैरेलल इंपोर्ट्स के थ्रू वो किसी और कंट्री से बाय करें। अब वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं आप to stop this grey markets phenomena. Strategic pricing may be used to keep prices within the range of each other, thus destroying opportunities for arbitrage. Companies legal action भी ले सकती हैं, strict legal action भी use कर सकती हैं wholesalers के खिलाफ जो कि use कर रहे हैं parallel pricing को through imports. Managing under प्राइस कंट्रोल्स, अब बहुत सारे कंट्रोल्स वो गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज किए जाते हैं। प्राइस कंट्रोल्स आपके ऊपर वो दे फिक्स दोज थिंग्स ऑन यू, दे assert those things, they impose those things on you. अब वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? One thing is you can negotiate with government when cost
इंक्रीजेस। अब जब गवर्नमेंट ने आप पे फिक्स की हुई है प्राइसेस, वो कंट्रोल को यूज़ कर सकती हैं, तो आपको पता है कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है, फ्यूल की प्राइसेस इंक्रीज करती हैं, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट इंक्रीज करती है, लोगों की सैलरी इंक्रीज करती है, इन्फ्लेशन की वजह से आपकी डिफरेंट एनर्जी की कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है, बहुत सारी कॉस्ट इंक्रीज करती हैं। तो वहाँ पे आपको अपनी प्रोडक्ट की प्राइसेस भी इंक्रीज करना पड़ती हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको गवर्नमेंट से निगोशिएट करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से बात करनी चाहिए कि आपकी जो प्राइसेस हैं उनको वो अलाउ करे टू इंक्रीज दैम, वो अलाउ करे कि वो आप हाई प्राइसेस चार्ज कर सकें। गवर्नमेंट से आपको निगोशिएट करना पड़ेगा। अब एक और वे है कि आप डिक्रीज करें कॉस्ट बाय मॉडिफाइंग प्रोडक्ट। आप प्राइस कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा हैं आप पे, तो आप एक और काम कर सकते हैं कि अपनी कॉस्ट को डिक्रीज कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, आप चीप कंपोनेंट्स यूज़ करेंगे, आप री इंजीनियर करेंगे प्रोडक्ट, उसके जो पार्ट्स हैं, उसके जो कंपोनेंट्स हैं, वो किसी ऐसे कंट्री से आप इंपोर्ट कर सकते हैं जहाँ पे प्राइसेस ऑफ दीज कंपोनेंट्स कम हो, या आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं जहाँ पे लेबर कॉस्ट कम हो। करना क्या, आपने प्रोडक्ट की कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग को आपने रिड्यूस करना है। उसमें आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम उस पर पैसे इनकर हों, ताकि आपकी जो प्राइसेस हैं उसको आप किसी तरीके से लो प्राइस पे भी हाई मार्जिन्स अर्न कर रहे हो। या आप एक और काम कर सकते हैं कि आप मार्केट को लीव करते हैं, आप उस कंट्री में से निकल जाएं, क्योंकि प्राइस कंट्रोल बहुत ज़्यादा है, आपको प्राइस इंक्रीज करने नहीं दिए जा रहे, आपके प्रॉफिट्स लिमिटेड है, आपको वो प्रॉब्लम्स फेस करने से बेहतर है कि आप उस मार्केट से निकल जाएं। या आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, आप मार्केट्स में आप किसी और मार्केट में शिफ्ट होने की बजाय उसी कंट्री में कोई और प्रोडक्ट, कोई और सर्विस वगैरह आप लॉन्च कर सकते हैं, या आप अपनी प्रोडक्ट किसी और मार्केट में जा सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन कैसे हो सकती है, अगर आप पहले रेडियो सेल कर रहे थे तो अब आप साथ कॉफ़ी सेल करना स्टार्ट कर दें, उन्हीं कस्टमर्स को डिफरेंट प्रोडक्ट आप स्टार्ट कर सकते हैं सेल करना। सो ये आपके लिए एक और मैकेनिज्म है टू कंट्रोल, टू कम अप विद अ काउंटर फॉर प्राइस कंट्रोल। अब हु पेज फॉर एक्सपोर्टिंग कॉस्ट, जो आप एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं उसके कॉस्ट को कौन पे करता है, इसमें हेयर सेलर पे करता है फॉर इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन टू फॉरेन पोर्ट ऑफ डिपार्केशन। यहाँ पे आपका जो सेलर है, जो प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है, वो उस प्रोडक्ट को किसी और कंट्री में वहाँ की जो पोर्ट है वहाँ पे पहुँचा के उसकी प्रोडक्ट देगा, उसकी सारी कॉस्ट वो पे करेगा। CFR यहाँ पे भी सेलर पे करता है, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो पे कर देता है। फ्रेट ऑन बोर्ड या FOB, सेलर यहाँ पे ओनली पेज द टू डिलीवर गुड्स टू द पोर्ट ऑफ एक्सपोर्ट, वो वहाँ पे सिर्फ एक्सपोर्ट जहाँ पे करनी है उस पोर्ट पे वो प्रोडक्ट पहुँचाएगा, उसके अलावा कोई और कास्ट वो नहीं पे करता। ट्रांसफर प्राइस क्या है, ट्रांसफर प्राइस इसको अभी हम देख चुके हैं कि प्राइस पेड बाय इंपोर्टिंग और बाइंग यूनिट ऑफ अ फर्म टू द एक्सपोर्टिंग यूनिट ऑफ द सेम फर्म, ये हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। कोटिंग प्राइसेस इन फॉरेन करेंसी, दैट इज आल्सो अ मैनेजरियल इशू जो कि बहुत सारी कंपनीज को फेस करना पड़ता है। अब रिस्क इसमें है कि रिस्क दैट अ चेंज इन एक्सचेंज रेट्स में अकर बिटवीन द इनवॉइसिंग डेट एंड द सेटलमेंट डेट ऑफ अ ट्रांजैक्शन, के आज आप जब वो इनवॉइस की जा रही है उस वक्त में भी प्राइस कुछ और हो, एंड जब ट्रांजैक्शन को सेटल किया जा रहा है में भी उस वक्त प्राइस उस प्रोडक्ट की कुछ और हो। सो दैट इज अ ट्रांजैक्शन रिस्क जो कि आपको फेस करना पड़ता है। अब फॉरेन एक्सचेंज प्राइस कोटेशंस दो टाइप की होती है, एक स्पॉट प्राइस होती है, एक फॉरवर्ड प्राइस होती है। स्पॉट प्राइस क्या है कि नंबर ऑफ डॉलर्स टू बी पेड फॉर अ पर्टिकुलर फॉरेन करेंसी परचेज्ड और सोल्ड टुडे। आज स्पॉट पे वो नंबर ऑफ डॉलर्स जो कि आप पे करते हैं किसी भी फॉर अ पर्टिकुलर फॉरेन करेंसी, ये आपकी स्पॉट प्राइस होगी। फॉरवर्ड प्राइस क्या है, नंबर ऑफ डॉलर्स टू बी पेड इन फॉरेन करेंसी बॉट और सोल्ड 30, 90 और 180 डेज फ्रॉम टुडे, के आज से 30, 90 या 180 दिन के बाद जो आप पे करेंगे, दैट इज फॉरवर्ड प्राइस।
मैनेजरियल रिस्पॉन्सेज टू ग्रे मार्केट्स ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि आप कस्टमाइज कर सकते हैं प्रोडक्ट को, मेंटेन कर कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं आवर डिस्ट्रीब्यूशन एंड सब्सिडरीज। आप अलर्ट कर सकते हैं कंज्यूमर को कि पोटेंशियल क्या उसमें ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, बाइंग पैरेलल इंपोर्ट्स या जो इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं उनकी वारंटी क्लेम नहीं की जा सकती। लिमिट कर सकते हैं सप्लाईज अपनी प्रोडक्ट की उन मार्केट्स में जहाँ पे प्राइसेस लो हैं, या आप रेंज में रख सकते हैं प्राइसेस उस किसी भी कंट्री और के साथ टू डिस्करेज दिस मैकेनिज्म। सेटिंग ग्लोबल प्राइसेस, इसमें दो स्ट्रेटजीज हैं। The one is uniform pricing strategy, other is modified uniform pricing strategies. Uniform pricing strategy में क्या होता है कि it requires a company to charge the same price everywhere when that price is translated into base currency. ये all over the world आप same prices उसकी चार्ज करते हैं किसी भी कंट्री में हो आप, बट इसमें एक प्रॉब्लम होता है कि डिफ़िकल्ट होता है अचीव करना ये बिकॉज ऑफ डिफरेंट टैक्सेस, ट्रेड मार्जिन, कस्टम ड्यूटीज एंड करेंसी फ्लक्चुएशन। अब ये प्रॉब्लम्स कंट्री टू कंट्री वेरी करते हैं, टैक्सेस, ट्रेड मार्जिन और करेंसी फ्लक्चुएशन, तो एक प्राइस चार्ज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कंपनीज के लिए। देन दूसरा है मॉडिफाइड यूनिफॉर्म प्राइसिंग स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे ये होता है कि आप केयरफुली मॉनिटर करते हैं प्राइस लेवल्स हर कंट्री में एंड अवॉइड करते हैं लार्ज ग्रे ट्रेड इंटाइसिंग गैप्स, आप उसको अवॉइड करते हैं और मॉडिफाइड यूनिफॉर्म प्राइसिंग स्ट्रेटजी आप यूज करते हैं। अब काउंटर ट्रेड के मैकेनिज्म है जो कि मैनेजर्स को फेस करने पड़ते हैं, जिसमें एक बार्टर है। बार्टर क्या होता है? यू एक्सचेंज गुड्स फॉर अदर गुड्स एंड देयर इज आप बार्टर में किसी से कैमरा बाय करते हैं तो आप उसको इंस्टेड ऑफ करेंसी आप कोई और प्रोडक्ट देंगे। अगर किसी से आप चावल ले रहे हैं तो उसको आप हो सकता है शुगर कैन आप उसको सेल करें। देन देयर इज कंपेंसेशन अरेंजमेंट्स बहुत सारी होती हैं। वन यूजुअली स्पीक्स ऑफ कंपेंसेशन transaction when the value of an export delivery is at least partially offset by an import transaction या vice versa। क्या होता है? वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट डिलीवरी जो है वो पार्शली ऑफसेट होती है बाय इंपोर्ट ट्रांजैक्शन और वाइस वर्सा। आप कुछ दे रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बदले आप कुछ इंपोर्ट भी कर रहे होते हैं, इससे आपकी बैलेंस क्रिएट होता है, आपके ऑफसेटिंग होती है ट्रांजैक्शन में। अब इसमें फुल वर्सेस पार्शियल होती है एंड ट्रायंगुलर भी होती है। अब फुल वर्सेस पार्शियल में होता है क्या होता है कि फुल कंपनसेशन इज सिमिलर टू बार्टर इन दैट 100% म्यूचुअल ट्रांसफर ऑफ गुड टेक्स प्लेस। उसमें 100% आप एक दूसरे को प्रोडक्ट देते हैं। हाउएवर इसमें एक प्रॉब्लम यह है कि डिलीवरीज आर मेड एंड पेड फॉर सेपरेटली। आप डिलीवरीज और पेमेंट्स आप सेपरेटली करते हैं। बाय साइनिंग द सेल्स एग्रीमेंट द एक्सपोर्टर commits itself to purchasing products or service at an amount equal to the specified in the export contract। जब आप साइन कर देते हैं तो आप वहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं कि कितनी अमाउंट आप परचेज कर रहे हैं या कितनी अमाउंट आप सेल करें। ट्रायंगुलर कंपनसेशन क्या है? ट्रायंगुलर कंपनसेशन अरेंजमेंट, इसको आल्सो स्विच ट्रेड भी कहा जाता है। इसमें 3 कंट्रीज इन्वॉल्व होती हैं। द एक्सपोर्टर डिलीवर्स हार्ड गुड्स या सेलेबल मर्चेंडाइज टू एन इम्पोर्टर। एज अ पेमेंट द इम्पोर्टेंट ट्रांसफर्स हार्ड गुड्स जो इजीली सेलेबल मर्चेंडाइज होता है और सॉफ्ट गुड्स हैवीली डिस्काउंटेड मर्चेंडाइज जो होती है जिसको थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सेल करना टू स्पेशलिस्ट फर्म और स्विच ट्रेडर। अब स्विच ट्रेडर देन रीइंबर्सेस द एक्सपोर्टर फॉर द गुड्स रिसीव्ड एंड एनर्जीज टू रीसेल द मर्चेंडाइज। 3 कंट्रीज इन्वॉल्व होती है, 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती है। एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाती है, दूसरी से तीसरी और तीसरी से फिर फर्स्ट वन को वो प्रोडक्ट सेल की जाती है। इसके अलावा ऑफसेट डील्स भी होती हैं काउंटर ट्रेड में जो हम यूज करते हैं। ऑफसेट डील्स क्या है कि सेलिंग कंपनी गारंटी करती है टू यूज सम प्रोडक्ट और सर्विस इन बाइंग कंट्री इन द फाइनल प्रोडक्ट। इसके अलावा कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट्स होते हैं कि विच इन्वॉल्व बाय बैक अरेंजमेंट्स wherein payment for an input good is paid for by output goods। समरी हम देख लेते हैं। हमने डिफरेंट मैनेजरियल इश्यूज डिस्कस किए जो कि ग्लोबल प्राइसिंग से रिलेटेड थे। इन मैनेजरियल इश्यूज में क्या हमने डिस्कस किया? इसमें हमने मैनेजिंग एक्सपोर्ट प्राइस एस्केलेशन से डिस्कशन स्टार्ट की। देन हमने डिटरमाइनिंग ट्रांसफर प्राइसेस को भी देखा। इसके अलावा हमने
कोटिंग प्राइसेस इन फॉरेन करेंसीज, इसको भी देखा। देन इसके अलावा हमने पैरेलल मार्केट्स या ग्रे मार्केट्स की ऊपर डिस्कशन की, यूनिफॉर्म प्राइसिंग स्ट्रेटजीज पे हमारी डिस्कशन हुई, एंड मैनेजिंग काउंटर ट्रेड के काउंटर ट्रेड को कैसे मैनेज किया जाता है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, दो कंट्रीज आपस में ट्रेड को कैसे मैनेज करते हैं, उसकी प्राइसिंग को भी हमने डिस्कस किया इन डिटेल अपने आज के इस लेक्चर में। आज का लेक्चर पार्ट 2 ऑफ चैप्टर प्राइसिंग फॉर इंटरनेशनल एंड ग्लोबल मार्केट्स था, जो कि आज हमने कंप्लीट किया। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।